ये ऐसा टॉपिक है कि आप लोग जानते हो, ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं है कि जिसको हम नहीं जानते हैं। ऐसा है कि इसके बारे में नहीं जानते। समय क्या होता है जानते हैं? वेरी गुड, शानदार। समय की परिभाषा, ये बड़ा मुद्दा है। खड़ा होके काल महाकाल जो भी खड़ा होके बताओ। ये मुद्दा है कि अपन जानते हैं लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग सब जानते हो ना? हाँ, आप बताइए, सहसम्मान बताओ। हम्म, जब कभी किसी शब्द की परिभाषा नहीं आ रही होती है ना, तो उसके पर्यायवाची शब्द लगा दो। इसने बोल दिया अवधि, दौर, है ना, एक पर्यायवाची काल, हिस्सा। हिस्सा मतलब उसका एक जीवन का हिस्सा हो जाता है ना, हिस्सा। ऐसे इसी बचने के साधन है। यदि आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं आ रही होती हैं तो आप ये सब यूज कर सकते हो। साइंस वाला स्टूडेंट कोई टाइम की कोई परिभाषा दे सकता है? वो अंतराल होता है, वो दूरी। ये बिंदु है और ये बिंदु है, यहां से ये गए, ये तो दूरी हो गई। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ आप जोर दो इस चीज पे, आप जोर दे रहे हो भाई। यहां से यहां जाने में जो समय व्यतीत हुआ, अब समय की परिभाषा समझना चाह रहे हैं, वो तो समझ गए। अंतराल एक निश्चित, अब आगे बिंदु, ये तो यात्रा हो गई एक तरह से, यात्रा भी समय ही है। ये ही बड़ा मुद्दा रहेगा हमेशा। यदि आपको अपने आसपास जो सिलेबस में शब्द दे रखे हैं उसकी परिभाषा आना जरूरी है। मेरी पहली क्लास यही रहती है और 4-5 दिन तक ये एक ही क्लास रहती है। सिलेबस के प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको नेचुरली पता होना चाहिए। बैठो बेटा बैठो। है, क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहे हो ना आप लोग, यही 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 प्रोसेस चाहिए। ठीक है, जीवन का हिस्सा जिसमें सेकंड, मिनट, दिन, घंटे, महीने, साल, दशक, सदी। सदी तक तो कुछ ज्यादा नहीं जीते आज तो, अपने जीवन का हिस्सा ही मान लो। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको, ये सब कुछ आप पे छोड़ा जा रहा है। परिभाषा क्या, अर्थ, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कैसे किया जा सकता है, और इसका महत्व। ये आपके जीवन में सबको सब पता है। तो कल आप लोग
इन सबको खुद के जीवन के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से, आपके जीवन में तनाव क्यों है, कैसे समाधान किया जा सकता है और इसका महत्व क्या है, ये आपको खुद को ही करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप खुद करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। मेरी समस्याओं का मुझे पता है, आपकी समस्याओं को आपको पता है। समय प्रबंधन सबका अलग अलग होता है। किसी के पास में इससे ज़्यादा होता है क्या? सबके पास में 24 घंटे हो रहे होते हैं, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से उसको यूज में लेते हैं। ये एक दूसरे के संपूरक हैं। जो व्यक्ति समय का सही प्रबंध करता है उसको तनाव नहीं होता है, और जो समय का सही प्रबंध नहीं करता है उसको तनाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। अभी आपके जीवन में जो ये समय है, आपके जीवन काल का जो हिस्सा है जो अभी चल रहा है, 20 से लेके 25 तक का, 20 से लेके 25 तक के लोग होंगे ना आप लोग ज़्यादातर। तो ये क्या है, समय कौन सा है तो आप लोगों का? यदि कुछ कर दिखाने का समय। यदि आप ये 5 साल अपने जीवन का हिस्सा है, उसका सही प्रयोग कर लोगे, सही उपयोग कर लोगे, उचित उपयोग कर लोगे, तो आने वाले 50 साल आपका ये तनाव कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यदि आप इस समय अपने जो जीवन का हिस्सा चल रहा है उसका सही मैनेजमेंट कर लोगे, सही मार्गदर्शन के हिसाब से अपना काम कर लोगे, तो अगले 5 साल वर्सेस 50 साल, क्योंकि अभी आप सब लोग 20 के तो हो गए, ये 5 साल में यदि आपने अच्छा इनपुट दिया, इनपुट मतलब स्मार्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, यदि आप इस टाइम दे पाओगे या दोगे तो अगले 50 साल आरामदायक निकलेंगे। और यदि इस टाइम आप सही नहीं दे पाओगे, सही काम नहीं कर पाओगे, तो ये तनाव निश्चित रूप से तनावग्रस्त हो जाएंगे आप लोग। समझ रहे हो बात को? तनाव की परिभाषा सबके जीवन में तनाव है, सबके जीवन में संघर्ष था, तनाव सबके जीवन में है। दिखाई दे रहा है कि कहीं? अदृश्य शक्ति है ऐसी जो कहीं न कहीं मानसिक विचलन कर देती है, करती है ना। जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है, तनाव नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई घटना, दुर्घटना ऐसी होती है जिससे अपने मानसिक अस्थिरता आ जाती है, मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसको तनाव कहते हैं। एक तरह साधारण शब्दों में सबके साथ हो रहा है ये। अब उसका प्रबंधन कैसे करना है? किसी भी समस्या का जो समाधान कहाँ होगा, प्रबंधन क्या होगा? सबसे पहले उसके कारण समझेंगे, ये है क्यों, तनाव हुआ क्यों। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक संस्था का, प्रत्येक समूह का, प्रत्येक राजनीतिक दल का जो तनाव होता है उसके रीजन अलग अलग हो सकता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा बड़े रीजन लिखने हैं तो वो सारे सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन, पॉलिटिकल, सारे अलग अलग रीजन लिख सकते हो आप। यदि आप बड़ी संस्था के कर रहे हो, व्यक्तिगत भी आप कर सकते हो, सामाजिक, इकोनॉमिक, रिलीजन और पॉलिटिकल, व्यक्तिगत भी आप कर सकते हो। क्यों? कि भाई आपके सामाजिक में स्थिति क्या चल रही है, समाज में स्थिति क्या चल रही है, ऐसा भी तो आप तनाव ले सकते हो ना। तनाव के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके प्रावधान क्या होंगे, उन्हीं जो कारण थे उन्हीं का अपने को निदान करना है। आर्थिक तनाव है, किसी को गरीब है, तो गरीबी का समाधान क्या होगा? वो पैसे कमाए।
यही तो समाधान क्या होने वाला है, जो कारण है उसका समाधान करेंगे तो ये प्रबंधन हो जाएगा। तनाव प्रबंधन कैसे होगा? अभी आपके जीवन में क्या क्या तनाव चल रहा है, एक सर्वे कर लेते हैं छोटा सा, लास्ट में खड़े हो जाओ। क्या तनाव चल रहा है? नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, ये हंस रहे पागल है ये लोग। वास्तविकता है कि आपके जीवन में एक ही तनाव है फिलहाल, जब सर्विस नहीं लग रही होती है उससे पहले ये कि सर्विस लगे। भविष्य का ये है कि भविष्य में हमारा क्या होगा, मैं एसडीएम बनूंगा, डिप्टी बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, पटवारी बनूंगा, क्या बनूंगा, अलग अलग हो सकता है ना। ये तनाव है। यदि रिजल्ट में फेल हो गया तो भविष्य की चिंता करते हैं ना अपन, उसे तनाव होता है। तो भविष्य की चिंता को मिटाने के लिए अपने को क्या करना है, वर्तमान में जो काम दे रहे हैं, आज जो काम दिया उसको आज ही निपटा दो। टालने की प्रवृत्ति आप में होगी तो क्या तनाव बढ़ता जाएगा, और आपके पिछले 4 दिन में तनाव बढ़ना चाहिए। मैं आपसे रोज कह रहा हूं अखबार पढ़ के आया करो, तो आपके तनाव बढ़ा नहीं, लेकिन आप क्या उसको आदी हो ले लिया, आपने लाइटली ले लिया। एक ये हो गई, इसकी चिंता हो गई। और बैठो, बढ़िया बढ़िया बात बताइए, और तनाव क्यों हो रहा है आपके? ये की है बेटा, ऐसे बैठे बैठे नहीं, बैठे बैठे कुछ नहीं। पहला जो आपका मैनेजमेंट है तनाव का और समय का, दोनों कम करना है आपको, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता यही है आपकी, चाहे एसडीएम बनो, चाहे नेता बनो, चाहे मजदूर बनो, चाहे चोर बनो, कुछ भी बनो, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? यदि आपका स्वास्थ्य सही होगा तो सारे मैनेजमेंट स्टार्ट कहां से होंगे? यहां से। कहीं भी देख लो, ये बेसिक है। ये मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन कोई किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक है। हेल्थ आपकी सही होगी तो आप सारे समय पे सारे काम कर लोगे। यदि अब जैसे मेरा स्वास्थ्य खराब है, खांसी जुकाम है, तो मैनेजमेंट बिगड़ गया, क्योंकि मैं आज आपको 2 बजे तक पढ़ाता तो सकता है 12:30 बजे छोड़ दूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा इससे। नहीं, ऐसा मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन बता रहा हूं ऐसा हो सकता है ना, यदि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है तो भविष्य की चिंता है। ठीक है, तो ये आपको पहला काम क्या है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उसके बाद में जब एग्जाम आने वाली है, प्री आ गई, प्री तो 3 घंटे का ही गेम है। यदि प्री के 5 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई तो रिवीजन नहीं होगा। मेंस के टाइम 2 दिन का, तो यदि आपके उसी टाइम पे बीमार हो गई तो कैसे पार पड़ेगी? स्टार्टिंग से 1 महीना 2 महीने सावधानी बरतने की जरूरत होती है। शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, पहला काम तो ये फिक्स कर लो। ठीक है, उसके बाद में यदि आपका सही है तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। ये अपन जो बात कर रहे थे, स्वास्थ्य सही कब रहेगा? बढ़िया, शानदार, बिना डिस्टरबेंस के फोन को ऑफ कर दो, पटक दो। जब अच्छी नींद आएगी तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। यहां से निकल रहा है नहीं? इसके बाद में ये क्या कर रहे हो, स्टडी टाइम है ये। और एक स्वास्थ्य सही होने का एक रीजन ये भी है, ये क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस। ये बाई को हटा देंगे, आई आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाई हो गई, बढ़िया नींद हो गई, और उसके बाद में ये 8 घंटे जो भी कर रहे हो आप, ये क्या है, हैप्पीनेस है। इसमें आपका सब कुछ आ सकता है।
बैठे बैठे सारा बोल देते हो आप। पर्सनल डेवलपमेंट ये इसमें साथ साथ हो रहा होता है। 8 घंटे आप क्या कर रहे हो, ये प्लान होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास में प्लान होगा ना, प्लान हो सकता है ये 1 दिन का प्लान हो सकता है, 7 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, और 12th मंथ का हो सकता है। आपको कितने का करना है? 18 महीने का। आज से फिक्स 18 महीने बाद आप एसडीएम बन सकते हो, बशर्ते आरपीएससी एग्जाम टाइम पे करवाए। वो अपने हाथ में नहीं है। अपन कुछ चिंताएं ऐसे भी होती है कि अपने हाथ में नहीं, उसकी चिंता कर रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, आरपीएससी सीट कब निकालेगी, वैकेंसी कब निकालेगी, ये सेकंड हैंड स्ट्रेस ले रहे होते हैं। आरपीएससी वैकेंसी कब निकालेगी, क्या कर सकते हो भाई? जबरदस्ती स्ट्रेस लेके बैठे रहो। अपने हाथ में वो नहीं है ना कि इतना कोई आपके पावरफुल है कि मुख्यमंत्री वगैरह नजदीक हो कि उनसे कह दो, नहीं है ना अपने हाथ में। तो क्या करना है, वो लोड नहीं लेना है। क्यों? कि वो प्लान में है ही नहीं। ये पैकेज ले लो आप, तो आपका सिलेबस ही चल रहा है। ये कहीं आप ये मान लो सर पता नहीं क्या खुद की बात बता रहे हैं या कुछ ऐसे, ये समय प्रबंधन और जो टॉपिक है उसी का हिस्सा है। इसको आपको कैसे लिखना है वो आप खुद देखोगे। अभी ये हो गया, प्लान हो गया ना अपना। इसके बाद प्लान करते रहे अपन, करते रहो प्लान, कोई बढ़िया 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 अच्छा अच्छा सोचते रहो। यदि उसको अपन लागू नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो प्लान का भी कोई औचित्य नहीं है। प्लान बना लिया, उसको फिर अप्लाई भी करना है। हो सकता है कि आपका 90% 80% काम हो, कोशिश करो कि आप 100% उसको अप्लाई कर पाओ, और नहीं हो तो फिर 90%, 80%, 80 और 20% का डिस्काउंट आपको प्लानिंग में भी दी जाती है। नहीं, अपन देते हैं ना कहीं, हर जगह ये होता है 20% का डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट है आपको। 20% क्या है? डिस्काउंट। बशर्ते अब इसको उल्टा मत कर दो कि अपन 20% तो लागू कर रहे हैं और 80% डिस्काउंट कर। ऐसा करते हैं ज्यादातर। हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि 8 घंटे पढ़ना है, आप कितना पढ़ रहे हो? 2 घंटे, तो उल्टा हो गया। ये 20% का डिस्काउंट मतलब बड़ी मुश्किल से है, ये भी नहीं लेना है, लेकिन ये ले सकते हो, क्योंकि 20% का ये ह्यूमन नेचर है। प्लानिंग 100% सही क्यों नहीं होती? ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि उसमें क्या होता है, चेंजेज आते हैं। एक कोई अपन साइंस की तरह अपन मशीन नहीं है। यदि मशीन होते ना तो 100% रिजल्ट आते। यदि मशीन होते तो 100% सेम रिजल्ट आते। लेकिन अपने में कुछ मानसिक विचलन हो जाता है कि एक तरह से नहीं चल पाएंगे हम लोग। एक मशीन में सामान डाल दिया, वो काम करती रहेगी, कंप्यूटर अपना काम कर रहा होगा, लेकिन मानव की प्रवृत्ति क्या है, 20% विचलन आता है। आता है कि नहीं आता? अपन कोई भी काम करके देख लो, मतलब ये इनबिल्ट है, ह्यूमन नेचर में इनबिल्ट है कि थोड़ा बहुत चेंजेस उसके दिमाग में आ रहा होता है। अपन गाड़ी भी चला रहे होते ना, एग्जैक्ट सीधी नहीं चला सकते, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं यूँ कर रहे होते हैं, तो ऐसा विचलन आता है। 100% अप्लाई करना मुश्किल है। ये आप अपने लाइफ में देख सकते हो। इसके बाद में रिजल्ट देखना है।
मूल्यांकन हो गया एक तरह से। जो अपन प्लानिंग बनाई, क्रियान्वयन किया, रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट में अपन कितना परसेंट पास हुए, फेल हुए, कहाँ अपन उसको वो कर रहे हैं, असिस्ट कर पाएंगे, असिस्ट कर पाएंगे कि ये मूल्यांकन हुआ अपना। कब करेंगे? अलग अलग टाइम पे कर सकते हो, वही 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अपना अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। टेस्ट कब लेते हैं अपन? आपका एग्जाम का टेस्ट कब लेते हैं? 7 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, कभी तो लेते होंगे, या पूरे साल भर में? वो क्या होता है, जब अपन टैक्स देते हैं ना, टैक्स दे रहे होते हैं, वो साल भर में एक बार टैक्स देते हैं, नहीं दे रहे क्या? वो मूल्यांकन होता है कितनी संपत्ति आपने खरीदी, कितना आपने आय व्यय जो भी किया, उसका मूल्यांकन होकर ये देखा जाता है कि पूरे साल भर की ये आय हुई है, ये व्यय हुआ है। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन का जो मैनेजमेंट है वो आपको देखना है। इसको समझने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई समझने वाला क्वेश्चन ही आएगा, लिखने वाला रटने वाला क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। तनाव का हल आपको स्वयं को ही निकालना है। एक बात ये अच्छी है कि इसमें दूसरे को थोड़ा देख के, कोई सफल व्यक्ति है, अब सफल व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, सफल व्यक्ति की परिभाषा अलग अलग है। आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति सफल लग रहा है, नहीं लग रहा, हो सकता है वो मेरे लिए सफल लगे। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? कोई नहीं, साधारण क्वेश्चन है। सफल व्यक्ति की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो अपन ने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा था ना, वो वाला, कुछ लोग यहां तक सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो अपने आप को सफल मानते हैं। किसी ने बॉडी बना ली, बढ़िया खा लिया, फ्री, उसके बाद में सुरक्षा मिल गई, आराम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सामाजिक वैल्यू थोड़ी सी उसकी और बढ़ गई, पूरे देश में सम्मान हो गया। उसके बाद में हैप्पीनेस, आत्मसंतुष्टि, हैप्पीनेस। सबकी सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। आपको यहां सिर्फ सफलता क्या दिखाई दे रही है? मान लीजिए जो प्लानिंग होती है ना, एक संस्था है, कोई भी कंपनी है, वो बढ़िया आय प्राप्त कर लेगी तो उसके लिए वो सफलता है। आपके लिए एसडीएम बनना सफलता है, मेरे लिए मैं समझू मतलब मुझे पूरे संसार में अच्छा प्रोफेसर माना जाए, ये मेरी सफलता हो सकती है। सबकी अलग अलग सफलता है। सफल व्यक्ति सबके लिए अलग अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है उससे आप सीख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के साधन बहुत सारे आजकल आप में, जैसे करते हो ना फॉलो, नहीं करते? विराट कोहली जानते हो उसको? क्यों जानते हैं? देखो सब सारे फॉलो कर रहे हैं, नो नहीं जानते, जानते हैं ना। सफल व्यक्ति है, मैनेजमेंट किया है। 2011 का फोटो देखो, विराट का, विराट का 2011 और 2023, अंतर साफ दिखाई देगा। उस टाइम पे हो सकता है कि वो 70 किलो का हो, तो इस टाइम वो 55 किलो का भी हो सकता है। आप उसका चेहरा देखोगे ना, बहुत गब्दू टाइप का था, अभी वो बिल्कुल फिट है। टॉप मोस्ट एथलेटिक में आता है वो, उसकी जो फिटनेस है टॉप मोस्टों में आता है। वो कैसे किया उसने? तब भी वो अच्छा खिलाड़ी था, जीत रहा था, खेला, तब भी उसने अपने आप को परिमार्जित किया, सुधार किया। पिछले 10 सालों से उसने अनाज नहीं खाया है। हाँ, पिछले कुछ 10 सालों से उसने अनाज नहीं खाया है, बॉइल्ड खाता है, कुछ कुछ भी खाता है जो।
मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते ना। अपना अपना टारगेट होता है 5-5 6-6 रोटी खाना। बिना रोटियों की कल्पना कर सकते हो क्या आप? कर सकते हैं क्या? रोटी तो अपने यही तो खा रहे हैं। चाइना में तो रोटी नहीं खाते, इंग्लैंड में नहीं खाते, चावल खा रहे होते, कुछ भी और भी खा रहे होते, मछली खा लेते हैं, मछली में मसाला डाल के खाया, फिर नहीं हो सकता क्या? तो ये अलग अलग व्यक्ति की मैंने खुद ने लगभग 3 महीने तक मैंने रोटी नहीं खाई। यही तो अपन सोचे रोटी नहीं खाते मतलब और कुछ है ही नहीं, यही क्वेश्चन है। हाँ, उसके बिना अधूरा है, अपनी नजर में अधूरा है वो। उसको सबका अलग अलग मायने हो सकते हैं। मेरा एक दोस्त है अभी IRS है, रेलवे में वो सीनियर ऑफिसर है अभी। वो पिछले 6 महीने से सुबह सन राइज और सनसेट उसके बीच में ही खाना खाते हैं बस। सुबह 7 बजे से लेके सुबह AM टू 6 PM लास्ट, इस बीच में वो कुछ भी खा रहे होते हैं, जो भी खाना है वो खा लेते हैं, इसके बाद नहीं खाते हैं। 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कितना टाइम हो गया? नहीं ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा 13 घंटे वो बॉडी अपना काम कर रही होती है। उसका मानना ये है कि अपनी बॉडी अपना काम कर रही होती है, बॉडी फिटनेस पे जोर दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं। सबका अलग अलग है ये, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं आप। OMT क्या होता है? OMG नहीं, बेटा प्लीज। वन मील ए डे, दिन में एक बार दबा के भोजन लेना। मील का मतलब फुल, मील का मतलब फुल होता है, दबा के मतलब आप 5 रोटी भी खा सकते हो, लेकिन वो ये होना चाहिए पूरे दिन में एक बार। अपन क्या है, दबा के दोनों टाइम ठूस रहे होते हैं। ये अपने को लगता है, ये एक सर्वे में पाया गया है कि हम सब लोग 95% कुपोषित है। अब अपने अपने तरफ देख लो क्या कुपोषित। नहीं नहीं, सबकी ऐसा जरूरी नहीं है, बॉडी से जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, BMI होता है। ये BMI जब आपका सिलेबस का पार्ट है, ये BMI बॉडी मास इंडेक्स आपका सिलेबस का पार्ट है। यदि आप उसमें फिट आते हो तो आप सिर्फ देखते हुए फिट हो, उसके बाद में प्रोटीन की क्या व्यवस्था है, आपके क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, सारे आपके सिलेबस में है ये, है ना? तो वो क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको क्या करना है, अलग अलग मैनेजमेंट करना है अपनी बॉडी का, अपनी प्लानिंग का, क्या करना है भविष्य का। वर्तमान प्लानिंग बहुत तरह की हो सकती है, मैनेजमेंट बहुत तरह का हो सकता है। आज का मैनेजमेंट, कल का मैनेजमेंट, आने वाले महीने का मैनेजमेंट, पूरे साल का मैनेजमेंट, पूरे जीवन का मैनेजमेंट, ये भी तो होगा। मैं भाई 60 साल में मतलब क्या करना है आपको, ये सोच रखा है आप लोगों ने? यही तो दिक्कत है, ये बड़ी समस्या है। क्या आप लोगों ने आप अभी तक ये प्लान किया है कि अगले 60 साल की प्लानिंग क्या है, क्या मैनेजमेंट है आपकी लाइफ का? ये सब आपका सिलेबस है, मतलब क्यों नहीं सोच रहे? ज्यादा दूर हो गया। ये आपको एक वो बताया था ना, एक शब्द दरिस्ता। जो लीडरशिप का गुण होता है उसमें एक ये निश्चित रूप से होता है कि दूरदर्शिता होनी चाहिए। यदि सुन लो, यदि आपकी टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में टीम को चेंज नहीं करते या और मॉडिफाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो अपनी जो टीम अभी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती।
यदि अभी हम आगे के लिए तैयारी नहीं करेंगे, अगले 20 साल 30 साल, अभी कोई स्टेडियम बन रहा है मान लीजिए ये जयपुर में, वो कितने साल की तैयारी है? चौप में बन रहा है ना, हाँ, यहीं जयपुर के पास में कुकस की तरफ जाते तब बन रहा है, बड़ा स्टेडियम है वो, आने वाले 50 साल का हिसाब है। तो क्या आप अपने लिए नहीं सोच सकते? सोचना तो पड़ेगा भाई। एसडीएम बनने तक ये समस्या है। ये आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या अपने आप को 60 साल में आप कहां देखते हो? ये मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आपने माइक्रो मैनेजमेंट कर रखी है नहीं कर रखी। एक तो होता है मोटा मोटा प्रबंधन करना, एक होता है बिल्कुल सूक्ष्म माइक्रो मैनेजमेंट करना, ये बड़ा जरूरी है। मान लीजिए आप 5 लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो क्या करोगे? बस घूमेंगे? गाड़ी करोगे? गाड़ी में बैठ गए तो क्या दिमाग में ये सेट हो गया नहीं होगी यार सर अपना बैग सब लेके जाएंगे, गाड़ी पंचर होगी तो क्या करोगे? सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना। आजकल तो वो या तो वो पंप होना चाहिए, ये सारा चीज सोचेगा कौन? मैनेजमेंट कौन करेगा? आपकी टीम बन गई, 4 लोग बन गए, सबका अलग अलग काम दे दिया। आपका काम होटल करना है, आपका काम खाने की व्यवस्था करना है, आपका काम अगले दिन का प्लान करके देना है, यहाँ यहाँ घूमेंगे, ये सब प्लान कौन करेगा? आप ही लोग करेगा ना, टीम करेगी। तो मैनेज करने का तरीका हर जगह आपको आना चाहिए। बिना मैनेज किए हुए कोई भी वस्तु, कोई भी संस्था, हर जगह या कोई वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बिना मैनेजमेंट के उत्पन्न हो जाएगी क्या कि ये ब्रेड बन जा? ऐसा थोड़ी होता है, कोई जादू थोड़ी है कि ब्रेड बन जाएगा। क्या करेंगे ब्रेड के लिए? पूरी व्यवस्था होगी, पूरी व्यवस्था होगी ना, सब कुछ होगा। तो हर जगह आपको ये माइक्रो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। ये आज का वो है। अगला एक टॉपिक ट्रेनिंग। उससे पहले को और कुछ भी है क्या? आप भी जल्दी चाह रहे हो? ट्रेनिंग इसको क्या बोलते हैं? सब कुछ दिखाई देता है कि ट्रेनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन एक आपके सामने क्वेश्चन आता है कि प्रशिक्षण होता क्या है? एक दो हाथ खड़े नहीं होने चाहिए, सारी क्लास हाथ खड़े कर दे एक दिन कि सर मैं बता दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गलत बता देगा तो फांसी लगेगी क्या? कोई फांसी लग सकती है गलत बताने पे? तो गलत बता दो। तो एक हाथ खड़ा होता है, दूसरा हाथ खड़ा ही नहीं होता। बताओ। हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया वो तो बताएगा ही। किसी कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए सर्वप्रथम संपन्न करना ही ट्रेनिंग, जिससे वो कार्य को शुद्धता से कर सके। एक तो इस शब्द को बिल्कुल मत बोला करो, ये आपको ब्रह्मास्त्र है। प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है ना, किसी व्यक्ति को हम नियुक्त कर दिया, एक कोई पर्सन है उसको अपन ने नियुक्त कर दिया या उसका चयन कर लिया, उसके बाद में संस्था में आ गया वो, आप एसडीएम बनोगे तो आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ जाओगे आप? ओटीएस। ओटीएस की फुल फॉर्म क्या है? ये है, ये समस्या है। ठीक है, मुझे पता है आप बता दोगे। ये समस्या है। अपन जो भी समझते हैं देखते हैं उसके बारे में फिर सोच नहीं रहे होते हैं, उसके बारे में लिखते कभी नहीं है। कहाँ है आपका ओटीएस? मालवीय नगर में। ये नहीं लिखना वहाँ
ऐसा आ सकता है। हरीश चंद्र माथुर ओटीएस आ गया, आगे आपको इसी में 20 शब्द लिखना है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। प्रशिक्षण संस्थाएं, हरीश चंद्र माथुर ओटीएस कहां है, कहानी बस लिख दिया। अब आगे 20 शब्द लिखने इसके, क्योंकि आपको सावधान रहना है। मालवीय नगर लिखने की जरूरत नहीं है, मालवीय नगर तो दिल्ली में भी है। आपको वही लिखना है जो 2 नंबर दे। यही मैनेजमेंट है, यही ट्रेनिंग है। लिखो, लिखो मतलब बोलो, बोलोगे तभी लिख पाओगे। कोई बता सकता है हरीश चंद्र माथुर ओटीएस डैश 20 शब्द? ये लो, क्या मतलब है पढ़ाने का नहीं पढ़ाने का? बताओ। राजस्थान की जयपुर जिले की स्थित तेलंगाना क्या गुस्सा हो रहा है? हाँ बैठ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। देखो सब जानते हैं, मुद्दा ये नहीं कि आप नहीं जानते हो, मुद्दा है कि जानते हो, आपने देख रखा है। एक बिल्डिंग है जिसमें ट्रेनिंग होती है। ओटीएस का मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर हो गया, स्कूल हो गया। हाँ, कुछ जगह ओटीसी भी बोलता है। ओटीसी भी, जैसे उदयपुर का ओटीसी है और कोटा का ओटीसी है। ओटीसी में गया हूँ इसलिए मुझे पता है, ओटीसी सी लिखते हैं वहाँ। हो गया। ऐसी संस्था, ओटीएस कोई जानवर है क्या? तो लिखो ऐसी संस्था जिसमें राजस्थान में होने वाले या बनने वाले भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी या अन्य संस्थाओं के अधिकारी, सबकी होती है उसमें ट्रेनिंग। सिर्फ एसडीएम की नहीं होती, बाकी लोग जो भी बनते हैं ना, उनकी भी ट्रेनिंग उसमें होती है। प्रशासनिक व अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ट्रेनिंग की जाती है, उसको ये बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कहानी उसके बाद में चेंज कर दिया मैंने, डैश 20 शब्द। 20 शब्द में से आपको कितने लिखने हैं? 2 नंबर लेने हैं। लेना है ना? नहीं लेना? ये सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको जो भी बात करूंगा, अभी तो अब आपका होने वाला है, मैं आपकी 2-4 दिन की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा जिसमें सिर्फ बात करेंगे। और बातों ही बातों में अपन मैं ये चाहूंगा कि सारा सिलेबस आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ये जो सिलेबस है ये सब ठीक है, ये हो जाएगा 2-4 दिन में। उसके बाद में अपन पूरे सिलेबस की वैसे ही बात करेंगे। आपको 2-4 घंटे तक मजा भी आएगा, लेकिन आपको बातों ही बातों में सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है पढ़ाने का, क्रिएटिव। हाँ, कहाँ थे हम? ट्रेनिंग की परिभाषा लिखो, लिख लो, थोड़ा सा ठीक अच्छा लगेगा आप लोगों को, वरना ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ लिखवाया नहीं, सिलेबस पूरा करवा दिया। प्रशिक्षण वह नियोजित कौमा व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में वर्तमान निश्चित उद्देश्यों के लिए ज्ञान कौशल
ज्ञान, कौशल, निपुणता तथा भविष्य की निपुणता तथा भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण एक अल्पकालिक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि की जाती है। एक शब्द यूज किया है इसमें, एक तो सतत प्रक्रिया, क्या होता है इसमें? एक कोई कर्मचारी है, एक नहीं बहुत सारे कर्मचारियों की जाती है ट्रेनिंग, उसको नियुक्त हो गया वो, उसके बाद में उसके ज्ञान, मान लीजिए आपको आरटीएस बन गए, मान लो आप तहसीलदार बन गए, तो आप पहले दिन जाके कुछ कर पाओगे क्या? उससे पहले आपका एक शैक्षणिक प्रशिक्षण होना जरूरी है, शैक्षणिक प्रक्रिया होना जरूरी है, जिसमें आपको उस विभाग का ज्ञान, कौशल, दक्षता, ये दक्षता, निपुणता, ये शब्द क्या वैसे अच्छे लगते हैं लिखने में, तो आपको वैसे याद रखना चाहिए, इनके पर्यायवाची याद रख लो, उससे काम हो जाएगा। उसके बाद ये सब सारे शब्द हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, तब आपको उस पद पर बाद में प्रमोशन भी मिलता है। एक बार जब आप आरटीएस में चढ़ गए, फिर ये चीजें आप काम कर रहे हो, उसके बाद में जब प्रमोशन होगा ना आपका, फिर दोबारा ट्रेनिंग होगी। ये भी प्रोसेस देखना है आप। लास्ट में आपको लिखवाया ना कि भविष्य की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है आपको। आरटीएस बन गए तो आपको सीधा ये चीज दे दी, उसके बाद में आप आरटीएस के बाद में क्या बनोगे? एसडीएम बनोगे। कितने साल के बाद में? 8 साल बाद में मान लो, फिर आपको प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। आपका पद ऊपर हो गया तो भविष्य की तैयारियों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में रटने की कोई समस्या है? अब बिना रटे आने वाले टाइम पे कभी भी परिभाषा दे दोगे ना, जैसे कि आप अब तुरंत प्रभाव से नेतृत्व की परिभाषा दोगे, ये लो, तुरंत चेक भी तो करना जरूरी है, मूल्यांकन जो बात कह रहे हो वो सही है कि नहीं है। नेतृत्व क्या है? सब बात की माटी करा दी। भूल गए आप लोग, अब ये जैसे बोला ना तब आपको याद आ गया होगा, ऐसा 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 होता था। आपको दिखना चाहिए कि फिल्म दिखाई जा रही है, पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि आपको देखना चाहिए कोई एक नेता कैसे बनेगा, नेतृत्व कैसे करेगा। नेता में ये बात कही थी ना
कि अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है, मार्गदर्शन देता है, निर्देशित देता है, ऑर्डर करता है, आदेश देता है, और उसी जो प्रक्रिया को उसको नेतृत्व कह देते हैं। प्रक्रिया शब्द बढ़िया है ना, कोई भी दिक्कत हो तो प्रक्रिया लगा दो, हाँ बैठो। तो इसमें क्या दिक्कत आई, ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है। विकास की परिभाषा लिखो, विकास एक होता है प्रशिक्षण, एक होता है विकास। प्रशिक्षण के साथ में दूसरी परिभाषा लिखनी ना इसकी, विकास लिखो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्मिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्मिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान किया जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान, प्रोग्रेस, उन्नति, उत्थान किया जाता है। व्यक्तिगत विकास के साथ साथ संगठन का विकास भी किया जाता है। व्यक्तिगत विकास के साथ संगठन का भी विकास किया जाता है। मान लीजिए इन दोनों में अंतर पूछ लिया आपको, तो कैसे करोगे। इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, प्रशिक्षण में एक निश्चित समय होता है। यहां जैसे ये लिख लो, 1 2 3 4 करके इधर करो, अलग अलग लिख लो इसको, ये ज्यादा ठीक रहेगा। दोबारा अलग बना के अलग से लिखो इसको, दोनों एक साथ हो जाएगा ये। प्रशिक्षण में ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्मिक के ज्ञान एवं क्षमता में किसी विशेष कार्य हेतु वृद्धि की जाती है। इसे में प्रशिक्षण में लिख लो सेकंड नंबर। इसका उद्देश्य जो होता है वो संगठन में कार्य कुशलता बढ़ाना। उद्देश्य डैश संगठन में कार्य कुशलता बढ़ाना। अल्पकालिक प्रक्रियाएं, अल्पकालिक प्रक्रिया, इसी के नीचे लिखो कार्य केंद्रित। अल्पकालिक प्रक्रिया, उसके नीचे कार्य केंद्रित। उसके बाद में लिख लो प्रशिक्षण में उच्च अधिकारियों द्वारा कार्मिकों को प्रोत्साहन। प्रशिक्षण में उच्च अधिकारियों द्वारा कार्मिकों को प्रोत्साहन। नेक्स्ट, इसका क्षेत्र सीमित होता है। दूसरी तरफ विकास में जो पहला पॉइंट है वो लिखो,
इसका क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड है ये। दूसरी तरफ विकास में लिख रहे हो, पहला, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्मिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्मिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान किया जाता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान किया जाता है। उद्देश्य व्यक्तिगत विकास के साथ साथ, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ संगठन के विकास का ध्यान रखा जाता है, संगठन के विकास का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है, यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, व्यक्ति केंद्रित है, वो कार्य केंद्रित थी, ये व्यक्ति केंद्रित है। नेक्स्ट, विकास की प्रेरणा कार्मिक के अंतर्मन से होती है, विकास की प्रेरणा कार्मिक के अंतःमन से होती है। नेक्स्ट, इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। मूल्यांकन या आकलन क्या होता है? निश्चित रूप से सबका होता है, बचपन से हो रहा होता है। सबसे पहले मम्मी करती है आकलन, या बढ़िया या घटिया, ये छोरा सही है या छोरी सही, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? आकलन करते हैं ना। ये प्रोसेस हमारे आसपास होती हुई दिखाई देती है। तो मूल्यांकन या आकलन क्या होता है? दो तीन हाथ खड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है, एक हाथ खड़ा और हुआ, तब बैठो। किसी भी व्यक्ति के ये देसी भाषा में अपने लक्षण होते हैं, इनको देखकर और योग्यता के आधार पर आकलन बताता है। अब लक्षण को लक्षण लिख सकते हैं, देखो यही है, अपन बोलते हैं भाई उसके लक्षण, तो उसको लक्षण बोल सकते हैं। यही शब्द अपने को परिमार्जित करने, भाई लक्षण लिख देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा ना। तो लक्षण किसी व्यक्ति के कार्यों को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर उसको मार्किंग देना, उसको नंबर देना, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर पे है, ये अपन करते हैं ना, रेटिंग देते हैं ना अपन। ये मूवी को रेटिंग देते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल दिखते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और हाँ, और नेक्स्ट और कोई बता रहा था कुछ? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किए गए कार्य उचित या अनुचित उसका की जाती है। अच्छा, उचित और अनुचित, मतलब क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज गलत है। गलत है, ठीक है।
ऐसे अलग अलग आइडिया आपको आने चाहिए दिमाग में। सो हाँ, आप भी बताओ। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके अंतर का आकलन करना, व्यवहार और उसकी गतिविधियों को देखकर आकलन करना, ठीक है। आकलन करने की परिभाषा आकलन की पूछ रहे हैं अपन, कोई बात नहीं, अंतर स्पष्ट करना उसका। ठीक है, मान ली बात, बैठ जाओ भाई। हम जब किसी भी कार्य का, हमने देख लिया काम, 10 लोग हैं काम करने वाले, जब उसको अप्रेजल देते हैं, क्या अप्रेजल रिपोर्ट भेजते हैं, किसी भी कर्मचारी की मूल्यांकन रिपोर्ट भेजते हैं हम, तो उसमें देखा जाता है कि इसने पूरे साल भर में कौन कौन से फील्ड में क्या क्या काम किया है। मान लीजिए वो एसडीएम है, मान लीजिए वो प्रोफेसर है, या कोई और भी है, तो उसकी वो भरी जाती है रिपोर्ट, अप्रेजल रिपोर्ट भरते हैं। मूल्यांकन किया जाता है कि इसको 10 में से 1 2 3 4 5 पहला काम किया तो वो है भाई कि 1 नंबर पे रेटिंग का मतलब वो कार्य असंतुष्ट पूर्वक है, उस कार्य से हम संतुष्ट नहीं है, जो उसका ऑफिसर है वो। दूसरे पे ये है कि वो संतुष्टि पूर्वक, खाली संतोषप्रद है कि ठीक ठाक है। उसके बाद में आता है कि अच्छा है, गुड। उसके बाद में आता है एक्सीलेंट। अपन ये मार्किंग करते हैं ना, ग्रेड देते हैं, एक्सीलेंट। उसके बाद में एक और आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, अद्वितीय, बढ़िया, शानदार, एकदम टॉप पे। 1 2 3 4 5 ऐसा करके अपन को विभाजित करते हैं। तो ये इसका मूल्यांकन का तरीका होता है। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे तक लोग बाग आते हैं। तो ये कब मिलेगा? जब उसको मूल्यांकन की रिपोर्ट उसको मिलती है ना, तब ये जरूरी क्यों है, किसी भी प्रबंधन में जरूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? यदि अपन इसकी जरूरत में काम में नहीं लेंगे तो सारे व्यक्ति बराबर हो जाएंगे। वो पूरे दिन जो काम कर रहा है वो भी, और जो पूरे दिन काम नहीं कर रहा वो सब बराबर हो जाएंगे। तो पूरे साल भर में उसको मूल्यांकन रिपोर्ट दी जाती है कि आपने ये किया है। उसके बाद में अगले साल क्या करेगा वो? अपनी जो स्थिति है, जिसको टॉप मिल गया तो वो तो उसको बराबर रखने की कोशिश करेगा कि भाई ये मुझे मिला है तो उसको मेंटेन करता हूँ। इसके अलावा यदि किसी को कम मिला है तो अगली बार अच्छा करेगा वो। ये फोन क्या है, डिस्टर्ब करता रहता है, आने वाले टाइम पे इसको ऑफ किया जाएगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, अपने को बार बार डिस्टर्ब कर देता है, मेरा टॉपिक फिर इधर उधर चले जाता है। मूल्यांकन और आकलन, ये अलग अलग लिख लो। आकलन लिख लो, पहले आकलन और इधर मूल्यांकन, ऐसे करो, देखो एक तरफ आकलन, आकलन और दूसरी तरफ मूल्यांकन। 1 2 3 4 करके इसमें अपने को अंतर करना है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है। सेकंड, प्रक्रिया के दौरान डाटा एकत्रित कर कर, एकत्रित कर कर प्रक्रिया में सुधार एवं प्रभाविता में वृद्धि की जाती है। प्रभाविता में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट इसी में निदानात्मक प्रक्रिया है। निदानात्मक प्रक्रिया है, निदानात्मक, उसका वहां समाधान किया जा सकता है,
वो दूसरी तरफ होगी, वो होगी अंतिम होगी। ये निदानात्मक प्रक्रिया है। दूसरी तरफ लिखो, मूल्यांकन में यह प्रक्रिया के अंत में होती है। पूरी जो पूरा हो जाता है ना काम, वो एक सतत प्रक्रिया है, वो होती रहती है बीच में। यह कार्य के अंत में होती है। ऐसी प्रक्रिया जो कार्य के अंत में की जाती है। ऐसी प्रक्रिया जो कार्य के अंत में की जाती है। ऐसी प्रक्रिया जो कार्य के अंत में की जाती है। मूल्यांकन, नेक्स्ट, मूल्यांकन कई निश्चित मानकों के अनुसार, कई निश्चित मानकों के अनुसार किसी प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना है। किसी प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना है। मानक मैंने बोला था ना आप लोगों को, जैसे 1 स्टैंडर्ड पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे अलग अलग उसके मानक हो सकते हैं। इस मानक पे ये सेटिस्फाई है नहीं है, पढ़ाने में जैसे अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट, निर्णयात्मक प्रक्रिया है। वो तो क्या थी, निदानात्मक। ये निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ये याद रखना जरूरी है। इसमें निर्णय दिया जाता है, आप लोगों को ये निर्णय दिया जाता है कि ये काम हो चुका है, ये निर्णय लिया जा चुका होता है। ये हो गई निदानात्मक प्रक्रिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसका महत्व बताओ। ठीक है। और निर्णयात्मक, उधर निदानात्मक होती है, उसका आकलन करने के बाद में थोड़ा सुधार करने की गुंजाइश रहती है। इसमें निर्णय आ चुका होता है। ये 2 शब्दों में पूछा जा सकता है, 20 शब्दों में, कि आप मूल्यांकन और आकलन में अंतर बताइए। ये सिर्फ छोटा क्वेश्चन बन सकता है, बड़े की संभावना नहीं है। इसका महत्व क्या है, अब मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ चुके हैं, सब चीज लिख लोगे आप। महत्व क्यों, क्या, कैसे, यही तो टारगेट है, आपको खुद को समझाना। लिख लोगे सब, सब निपुण हो चुके हो। ट्रेनिंग कंप्लीट कर दोगे आज ही है? अभी कुछ होने की जरूरत नहीं है। शीलता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों के महत्व में फर्क ये है कि इस पे तो हम ये अपने जो शब्द परिभाषा दी ना, उसी में आकलन पे अपन कहीं न कहीं सुधार कर सकते हैं, और निर्णयात्मक में फाइनल हो जाता है कि वो अंतिम निर्णय है। इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपको 1 साल बाद दोबारा, फिर 1 साल बाद में उसका महत्व पता लगेगा। ये तो क्या पहले दे दिया, ये क्या निदानात्मक है, ये सुधर सकता है और ये सुधरेगा नहीं, तो इसकी ये कमजोरी मान सकते हो। इसकी ये कमजोरी मान सकते हो भाई, आपको सॉरी, इसकी निदानात्मक, इसकी बढ़िया बात है कि सुधार सकते हो। मूल्यांकन में आप सुधार नहीं कर सकते। उद्यमशीलता, 2 मिनट के ब्रेक की जरूरत नहीं है, आधे घंटे बाद फ्री कर देंगे ना। 2 मिनट करेंगे, थोड़ी देर रहें, दिखाई भी देती है। आइडियाज लाना, ठीक है। और रिस्क को, हाँ ठीक है, रिस्क सबसे बढ़िया चीज है, जोखिम। और प्लानिंग करना, सब कुछ किया जाता है इसमें। कोई भी कोई कार्य, व्यवसाय, को
स्टार्ट करने के लिए जो जोखिम लिया जाता है, उसको उद्यमशीलता बोलते हैं। जोखिम का मतलब वो पूंजी हो सकती है, विचार हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। भाई मैंने पैसे लगा दिए, मैंने विचार दे दिया, मैंने सेवा दे दी, समय दे दिया, और इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? संसाधन दे दिए, कच्चा माल दे दिया, जो भी है। मतलब मैंने बहुत सारे रिस्क ले लिए उस काम को करने के लिए। तो आपको ये करना है, कैसे करना है, ये जो क्षमता होती है ना, इसको उद्यमशीलता बोलते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जो जोखिम उठाए जाते हैं, वो जो उसकी जो क्षमता है, उसको बोलते हैं ये गुण हर किसी व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है क्या? क्यों नहीं पाया जाता? मेरे हिसाब से सब में पाया जाता है, लेकिन अलग अलग है। आप लोग जोखिम लेके आरएस की तैयारी कर रहे हो, ये एक जोखिम है। कितने लोग बनेंगे? जितनी वैकेंसी आएगी उतने लोग बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तैयारी कितने, रिस्क कितना ले रहे हैं? 7 लाख नहीं, 85,000 लोग रिस्क लेते हैं। 7 लाख तो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं 4 लाख, प्री पास करते हैं 20,000। 20,000 प्री पास करते हैं, उनमें से 50,000 लोग सीरियस होते हैं। मतलब 50,000 तो सीरियस होते हैं, बेचारे प्री में फेल हो जाते हैं। लेकिन 50,000 लोग आप रिस्क लेते हो, क्या दे रहे हो आप? सब दे रहे हो। और ये जो ये क्षमता है, उसको ये बोलते हैं उद्यमशीलता। सब कुछ दे रहे होते हैं ना आप लोग, कोई कमी तो नहीं दे रहे। यदि अब इसमें सही प्रबंधन होगा, उद्यमशीलता में यदि सही प्रबंधन होगा, तो आपको सफलता मिल जाएगी। ये ऐसा ही कोई स्टार्टअप का भी आपके टॉपिक में डाल दिया है ना, डाल रखा है ना ये। अगला टॉपिक इसमें ही दे रखा है, स्टार्टअप। उससे पहले तो ये दे रखा है इन्होंने उद्यमशीलता, ये काफी बड़ा चैप्टर है। स्टार्टअप तो इसका वो है, भाई गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप के लिए क्यों तैयार कर रही है? जो युवा है ना, वो रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए ये कर रहे हैं। तो इसको, इस चैप्टर को अलग से ही समझेंगे। अभी 10 मिनट ओपन सेशन है, कोई बात करना चाहे तो कर लो, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, फिर बैठेगा नहीं।